Hello student, welcome to our YouTube channel Tagore PG College iTutorial. Please subscribe this channel and press the bell icon for the new updates. तो स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट का प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको आपने 11th के अंदर बहुत डिटेल से भी पढ़ा है, जिसको हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। वी नो दैट कि मैटर की जो है वो 3 स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस, ठीक है। तीनों जो है ये प्रॉपर्टी, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और तीनों की प्रॉपर्टी के बेस पे इनको जब कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो हम जो है इनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि सॉलिड क्या होती है, सॉलिड जो है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एटम्स, है ना। वी नो दैट एटम्स का सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? वो सॉलिड होती है। और उस सॉलिड के अंदर जो एटम होता है, तो सॉलिड जो है वो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है? वेल डिफाइंड होती है, वेल मैनेज स्ट्रक्चर होती है उसका एक डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। उसी तरीके से अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड का कोई सर्टन जो है वो वॉल्यूम नहीं होता, सर्टन वॉल्यूम नहीं होता, सर्टन स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है। पहले तो हमें ये चीज याद रखनी है कि ना तो इसका कोई सर्टन वॉल्यूम होता है और ना ही इसकी सर्टन स्ट्रक्चर होती है। इसको किसी भी आप वेसल के अंदर, किसी भी अगर आप कोई भी अपना स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप डालते हो तो ये उसकी शेप ले लेती है। गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस की प्रॉपर्टी भी कुछ लिक्विड से मिली जुली होती है। अच्छा, लिक्विड के अंदर भी हम एक तीसरा चौथा वर्ड आता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में ये फ्लूइड्स के अंदर ही लिक्विड आता है, ठीक है। आपको जब आप फ्लूइड्स को पढ़ते हो तो फ्लूइड्स के अंदर ही क्या आता है? लिक्विड आता है, ठीक है। तो फ्लूइड्स का मतलब ये होता है कि जिसकी डेंसिटी एज कंपैरिजन लिक्विड से थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं फ्लूइड्स के अंदर। और गैसेस की अगर बात करते हैं तो इनका भी कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, इनकी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। बट अगर हम बात करें कि इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसके अंदर हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, जो जिसकी प्रॉपर्टीज को हम प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, है ना। इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती और ना ही स्पेसिफिक इनका वॉल्यूम होता है। और इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑल अराउंड जो है अपना नॉर्मल जो है, मतलब किसी भी पार्ट के अंदर अगर आप किसी भी वेसल के अंदर आप इसको डालते हो तो वो इजीली मूव कर जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करूंगी तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो एटम होता है वो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है। और ये जो एटम होते हैं ये आपस में इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक जो बॉन्ड होता है उससे मिलकर जुड़े हुए होते हैं। मतलब इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? सॉलिड के अंदर बात करते हैं तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी वो उसकी स्ट्रक्चर को क्या बनाता है? एक सर्टेन शेप देता है। अगर हम लिक्विड के अंदर बात करते हैं तो जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बीच की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? वीक होते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो बिल्कुल ही वीक होते हैं, बिकॉज अपने को पता है कि गैसेस के एटम्स जो है या मोलिक्यूल्स जो है इधर उधर जो है फ्रीली मूव करते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स जो है कोई फोर्स काम नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपैरिजन। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के कंपैरिजन में ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं और ये क्या होते हैं? बिल्कुल ही कम कंप्रेसिबल होते हैं। अच्छा, अब हमें जो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर जो बताना चाह रही हूँ, जो बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट की सेकेंड पेपर का सेकेंड यूनिट है ये, और हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो सेकेंड पेपर है उसकी भी ये सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जो है मैं बता चुकी हूँ, ये हमारी सेकेंड यूनिट है। अच्छा, इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है सॉलिड को।
तो सॉलिड को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सॉलिड के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और जब हम इन दोनों तीनों को कंपैरिजन करते हैं तो तीनों के अंदर कंपैरिजन में कौन सी प्रॉपर्टी जो है क्या इफेक्टिव होती है। जैसे अगर मैं लिक्विड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात करूंगी तो इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, और सॉलिड के अंदर विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और सबसे ज्यादा विस्कोसिटी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है उनकी एक लेयर बनती है, और सॉलिड के अंदर ये लेयर होती है ना, इन लेयर के बीच में कभी रिलेटिव मोशन नहीं होता। और विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स क्या होता है कि जो एटम्स है, लिक्विड के एटम्स जो होते हैं उनके बीच की लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है, उस रिलेटिव मोशन के कारण एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स जो है वो जो फोर्स है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि अगर सॉलिड की हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को बात करते हैं तो वो होती है इलास्टिसिटी, और इसी को हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखो इस सॉलिड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहला आता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन। इसके बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज वी नो दैट कि हमने 12th के अंदर इसको केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट फर्स्ट जो है, उसके अंदर हमने सॉलिड को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके अंदर हमने इसकी कई प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा है। हमने ये पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन क्यों होता है, ये नॉन क्रिस्टलाइन क्यों होता है, क्रिस्टलाइन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक स्ट्रक्चर वेल मैनेज्ड स्ट्रक्चर होती है, या हम इसको ऐसे कहते हैं कि इनके जो एटम्स हैं वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। मतलब वो ऑर्डर जो है वापस जब रिपीट किया जाता है, रिपीटेटिव जो एटम्स हैं एक क्या बनाते हैं, वेल मैनेज्ड या वेल स्ट्रक्चर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसको एक डेफिनेट शेप देता है, जो इसको एक डेफिनेट वॉल्यूम देता है। इसलिए हम इसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच के एटम का अगर बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है या हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये एटम्स आपस में कैसे बंधे होते हैं, एक बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन में कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इलास्टिसिटी की आ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत एज कंपैरिजन क्रिस्टलाइन के क्या होता है, कम होता है, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहती है। अब हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है ना। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी, ये मान लो सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर एटम इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, बहुत कम इनके बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पर तो आपको डिस्टेंस दिख रही है बट एक्चुअल के अंदर इतनी डिस्टेंस होती नहीं है। ये आपस में एक बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं यूं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ही क्या करता है, इनकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इस तरीके से जो है ये अपने इस बॉन्ड से जो है अटैच होते हैं। तो देखो ये एक वेल मैनेज स्ट्रक्चर है। जब आप इसके ऊपर जैसे आपने इनर्शिया का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी अगर मैटर है वो अपनी पोजीशन में तब तक बना रहता है जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, है ना। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है कि इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, और डिस्टर्ब कैसे करते हो आप, फोर्स के द्वारा। अगर आप उसकी स्ट्रक्चर में चेंज लाना चाहते हो, अगर आपने बाहर से कोई फोर्स लगाया, मान लो आपने कोई फोर्स लगाया, तो आपको पता है कि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। अगर ये फोर्स होता है इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये इसकी स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको खराब करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन एटम्स के बीच में बॉन्ड होने के कारण इनके पास भी एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अगर इनका रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आप उसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं ला सकते, क्योंकि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्मॉल कंसीडर कर लिया जाता है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और उसका रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है तो उसकी स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ये बात करूं कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा है रिस्टोरिंग फोर्स से, दैट मीन्स इनके बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा, अगर मैं कहूं कि वीक है, तो उस कंडीशन के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपैरिजन डिफॉर्मिंग फोर्स में। तो उस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ऐसा नहीं होता। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी सॉलिड के ऊपर
फोर्स लगाते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आना शुरू होता है, बट आफ्टर सम टाइम इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है। और वो किस लिए रिगेन करती है, ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग फोर्स या ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 वर्ड सिखा दिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने, पहला वर्ड क्या सिखाया आपको, मैंने सिखाया डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी पोजीशन में चेंज करने के लिए जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो उस स्ट्रक्चर के ऊपर या उस मैटर के ऊपर या उस सॉलिड के ऊपर, तो ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर में चेंज का अपोज करेगा, मतलब वो उसकी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होने देगा, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और थर्ड पार्ट हमारा आता है इलास्टिक, या हम इसको बोल सकते हैं इलास्टिसिटी। व्हाट इज द इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, बाय विच if we are applying the external force on any matter, then it has the property by which it regain its original position. That property is called elasticity. तो elasticity का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उस मैटर के ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा रिगेन करने की कोशिश करता है, और आफ्टर सम टाइम वो रिगेन कर भी लेता है, तो वो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। ठीक है, देखो इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी इलास्टिसिटी के अंदर। जैसे हम 12th के अंदर बात करते हैं, जैसे हमने 11th के अंदर जो है नॉर्मल इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था क्या, जैसे हमने इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े थे हमने, है ना। लेंथ के अंदर चेंज आता है तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगी कि छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको इसकी डेफिनेशन के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, आपको पता है कि आप एक मैटर ले रहे हो, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और इसके पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगा रहे हो। तो पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स क्या होता है, हम उसको लिखते हैं F/A। और वैसे भी हमने मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर इसको किस नाम से पढ़ा हुआ है, प्रेशर नाम से पढ़ा हुआ है। इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये इसकी पोजीशन में चेंज, इसके एटम्स जो है, एटम्स कौन से एटम्स, जो सॉलिड आपने लिया है, इस सॉलिड के एटम्स के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है इसको चेंज करने की क्या करता है, कोशिश करता है, मतलब इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। अगर मान लो इसके अंदर फॉर सम टाइम अगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, मान लो वो चेंज इसके एरिया में भी हो सकता है, इसके वॉल्यूम में भी हो सकता है, इसकी लेंथ में भी हो सकता है, इसकी थिकनेस में भी हो सकता है, कितना चेंज आया, तो हम लिखते हैं स्ट्रेन क्या होती है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि उसका जो चेंज आ रहा है मैटर के जो है चेंज आ रहा है मैटर के अंदर, वो लेंथ के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, उसके वॉल्यूम में भी आ सकता है, उसके एरिया में भी आ सकता है, उसकी थिकनेस में भी आ सकता है, किसी भी चीज में चेंज आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने जब इसको स्ट्रेस लगाया, किसी भी मैटर के ऊपर स्ट्रेस लगाया, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आया अपॉन में इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था। मगर मान लो अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसके बाद उसके अंदर उसकी लेंथ में चेंज आया, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि उसकी लेंथ में इतना चेंज आया और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी। तो इसका मतलब ये चेंज किसके बराबर हुआ, ये हुआ स्ट्रेन के बराबर। अगर आप लिखते हो कि उसकी थिकनेस में इतना चेंज आया और ओरिजिनल थिकनेस इसकी ये थी, तो ये क्या होती है, स्ट्रेन के बराबर होती है। स्ट्रेन को हम हिंदी में बोलते हैं विकृति और इसको बोलते हैं हम प्रतिबल। ठीक है, ये प्रतिबल क्या होता है, जब आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हो, तो देखो इसके अंदर इतने ही बराबर का और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स और अप्लाई होता है जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसी के बेस पर जो है दो मैटर होते हैं सॉलिड के अंदर, एक इलास्टिक होता है, एक प्लास्टिक होता है। ठीक है,
नाम से पता लग रहा है इलास्टिक में क्या होगा कि इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या रहती है, मैन्यूवर रहती है। मतलब आप उसको अगर आप उसकी पोजीशन में, अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज भी करते हो तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ले लेती है। बट अगर हम बात करें प्लास्टिक पोजीशन की, है ना, प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जब आप अगर फोर्स लगा रहे हो, है ना, लगाने के बाद एक लिमिट तक कोई भी मैटर जो है वो इस फोर्स को सहन कर लेगा। मान लो जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो, है ना, स्प्रिंग को खींचते हो तो एक लिमिट तक तो वो खींचता रहेगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा, फिर खींचोगे फिर अपनी पोजीशन में आएगा। बट आफ्टर वो लिमिट क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करना चाहेगा, नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर परमानेंटली क्या आ जाता है, डिफॉर्म आ जाता है। और उस कंडीशन के अंदर वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है, तो दोनों की मतलब समझ में आया कि इलास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक क्या होता है। अब उसके अंदर हम बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस भी अपने पास 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं बात कर लेते हैं हमने। पहला जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा होता है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, जब आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करते हो तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब आप उसके लंबाई के अलोंग, अगर उसके लेंथ के अलोंग अगर आप फोर्स लगाते हो, जैसे मान लो आपके पास ये एक लेंथ है और आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर एफ, तो इसकी लेंथ में मान लो इतना चेंज आया, ये चेंज आपका कितना है, डेल एल है। टोटल लेंथ कितनी थी, एल थी। तो अपने अगर फोर्स लिखेंगे तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स हमने लिखा एफ अपॉन में ए, क्योंकि हमने फोर्स किस पे लगाया, इसके एरिया पर लगाया, इस पे लगाया, तो इंक्रीज किस में हुआ, लेंथ में हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इसका लेंथ हुआ, तो चेंज इन लेंथ। अब अपने इसी के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, स्ट्रेन निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेन भी हमारी इसी के साथ साथ पढ़ लेते हैं। स्ट्रेन भी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। पहले हमारी स्ट्रेन जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास वॉल्यूम, तीसरी होती है हमारे पास टेंजेंशियल। हिंदी में इसको मैं बता देती हूँ आपको। पहले वाले को बोलते हैं अनुदैर्ध्य, और दूसरे वाले को बोलते हैं आयतन, तीसरे वाले को बोलते हैं स्पर्शीय। इसी तरीके से ये होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा डेल एल अपॉन में एल। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रेन की कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज वी नो दैट दोनों ऊपर नीचे जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो सेम ही होते हैं। क्योंकि अगर हम लेंथ में चेंज कर रहे हो तो ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाती है, डेल एल अपॉन में एल हो जाती है। तो ऊपर भी लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर हो जाएगी, नीचे भी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इसकी अगर हम स्ट्रेस की अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो कितनी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस की बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है। मान लो आपके पास ये वॉल्यूम है, अब ये 2 प्रकार से स्ट्रेस लगा सकते हैं ना। एक तो ये इंटरनली लगा सकता है, इंटरनली लगाएगा तो इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, अगर फोर्स जो है वो कैसा लग रहा है, इंटरनली लग रहा है ना। इंटरनली लगने का मतलब है कि इसके अंदर फोर्स जो है वो अंदर की तरफ से लग रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहला केस तो ये बन सकता है, जिसको हम टेंसाइल भी बोल सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर फोर्स एक्सटर्नली लग रहा है तो उस कंडीशन के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब फोर्स जब बाहर की तरफ से लगेगा तो बिना दैट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसको हम बोलते हैं, ये होता है टेंसाइल, कि एक्सटेंशन आ रहा है उसके वॉल्यूम के ऊपर, और इसका मतलब ये होता है कि ये क्या आ रहा है, कंप्रेसिबल हो रहा है। वो जो वॉल्यूम है उसके ऊपर चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है।
ठीक है, ये बात हो गई। ये बात होगी हमारी वॉल्यूम स्ट्रेस की। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करेंगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया और टोटल वॉल्यूम कितना था। अब हम सबसे अच्छे टॉपिक की बात करते हैं, वो आता है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेन। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, आप उसकी टेंजेंट के अलोंग जो है फोर्स लगा रहे हो, है ना। जैसे अगर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब जैसे आपके पास मान लो कोई क्यूब है, इस तरीके से एक क्यूब है और फोर्स लग रहा है इसकी एज के अलोंग, ठीक है। एज का मतलब है कि यहाँ से फोर्स लग रहा है। फोर्स जब ये लगेगा ना तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो आपने इसको तो फिक्स कर दिया, तो आप इसकी टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा रहे हो। जब टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगता है ना तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इसका इस तरीके से होगा, ये इसकी नई पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये इसका नया पोजीशन हुआ, ये देखो तो ये जो चेंज आया ना फाई चेंज आया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये टोटल लेंथ हम एल मान लेते हैं, है ना। तो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स तो अपना उतना ही लगेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना होगा एफ अपॉन में ए। बट अगर हम स्ट्रेन निकालते हैं तो स्ट्रेन कैसे निकालोगे, स्ट्रेन यहाँ पर यह कि फाई जो है, फाई चेंज आ रहा है जब हमने फोर्स लगाया उसकी एज के अलोंग, तो फाई चेंज आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 10 फाई ले लूं तो 10 फाई क्या होता है, बेस कितना है डेल एक्स और लेंथ कितनी है टोटल एल, इतना चेंज आया। और अगर मैं ये कह दूं कि जो 10 फाई है, ये जो फाई एंगल है ना, अगर वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, फाई इज स्मॉल, देन 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। तो हम फाई को ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर डेल एक्स अपॉन में एल। ये लो, ये हमारे पास क्या आ गया, फाई बराबर डेल एक्स अपॉन में एल जो है ये चेंज आ गया। और चेंज किस में आया, ये इसके टेंजेंशियल के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात जो करेंगे वो हमने पढ़ा है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपको पता ही है, हुक्स लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि जितना आप स्ट्रेस लगाते हो उतना ही उस बॉडी के अंदर जो उस मैटर के अंदर जो है क्या आता है, स्ट्रेन आता है। तो हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ की बात करते हैं तो ये आता है कि जितना आपने स्ट्रेस लगाया उतना ही आपके क्या आता है, स्ट्रेन आता है। तो जब हम इसको क्या हटाते हैं, इसका जो कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट या इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 प्रकार की होती है, ये आपको पता है। एक होती है एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है वॉल्यूम, दूसरी क्या होती है टेंजेंशियल, ठीक है। 3 तरह की होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यही हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम का मतलब हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, और टेंजेंशियल का मतलब ये हो गया कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी। इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा। सबसे पहले हमने उसके मैटर की स्टेट को बताया कि मैटर की स्टेट कितनी हो सकती है। वैसे तो मैटर की स्टेट 4 होती है, जो चौथी स्टेट होती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन हम उसको हायर स्टडी के अंदर पढ़ते हैं, जैसे MSc लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। और हमने जो यहाँ पर सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा, और सबसे स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। वो डिपेंड करती है कि एटम्स के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट आता है, कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स से क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, तो इसके एटम्स के अंदर इतना चेंज नहीं आता है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।